गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 7 अगस्त और आज का हम लोग पहले एडिटोरिया का बिहार स्पेशल देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे और डेली करंट अफेयर्स आज का जो है महत्वपूर्ण है उसको अवश्य देखेंगे। यही कारण है कि आज हमने एडिटोरिया का बिहार स्पेशल उसको जो है सिर्फ कुछ ही भागों को ज्योग्राफी के अंतर्गत लिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल में। कल जो है हम बिहार स्पेशल में अफवाह तंत्र के बारे में पढ़े थे, अफवाह तंत्र में विभिन्न नदियों के बारे में। आज जो है हम लोग बिहार की नदी घाटियों के बारे में या नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से जो है नदी घाटी परियोजना से कुछ सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में भी बताएंगे और कुछ मैपिंग के थ्रू करवाएंगे, जिसको कि अगर आप ध्यान से सिर्फ देखेंगे तो ये पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। चलिए, जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन जो है इन परियोजनाओं से इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति का जो है ध्येय रखा गया है। और ये 3 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं बिहार की? तो पहली है सोन नदी घाटी परियोजना या सोन परियोजनाएं, गंडक नदी परियोजनाएं और कोसी नदी परियोजनाएं। तो एक एक कर जो है सबको हम लोग जानेंगे। तो पहला है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी, जो कि रोहतास में पड़ता है, किया गया था। इसका निर्माण 1874 में जो है नींव रखा गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार का सबसे पुराना एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें जो है निकाली गई हैं। डेहरी में किस जगह? बारून के पास। और ये 2 नहरें कौन कौन सी हैं? पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। जब आप देखेंगे सोन रिवर को, सोन रिवर में जो सोन रिवर इधर जो है आपको मध्य प्रदेश से होते हुए, ठीक यूपी से होते हुए जो है यहाँ पर बिहार में जब प्रवेश करती है तो इस पर बारून के पास जो है बारून के पास बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई है। एक नहरें हैं पूर्वी और पश्चिमी। तो ये हो गया आपको पूर्वी और ये हो गया आपको पश्चिमी नहर। पूर्वी नहर से जो है औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना जिलों में सिंचाई होती है। इन जिलों का नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि जो है 2 नहर, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, ये नदी के नाम पर ही नहर का नाम रखा गया है। तो ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि गंडक नदी और कोसी नदी से जो है जो नहर निकलती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें जो है ज्यादा संभावना है आपको किस जिले में पूर्वी सोन नहर से सिंचाई होती है। तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, ये याद रखना है। उसके बाद पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से जो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में जो है सिंचाई होती है। ये जिलों का नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे इसमें देखते हैं, सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र जो है बनाए गए हैं। इन दोनों जल विद्युत केंद्रों का नाम याद रखना है आपको। डेहरी जल विद्युत केंद्र, जिसका कि
6.6 मेगावाट जो है जल विद्युत क्षमता है। वहीं पर दूसरा है बारून जल विद्युत केंद्र, जिसका कि 3.3 मेगावाट जो है क्षमता है। तो डेहरी जल विद्युत केंद्र और बारून जल विद्युत केंद्र ये किस नदी पर है? सोन नदी पर, और ये नहर भी सोन नहर है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग गंडक नदी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान में रखना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को होता है। तो ये याद रखेंगे कि ये परियोजना जो है राज्य में बिहार और उत्तर प्रदेश को और देश में नेपाल को, इन तीनों को जो है इससे फायदा होता है। ये संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय बनाया गया। यहाँ बाराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम पर निर्मित किया गया है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की नहरें निकाली गई है। यहाँ से जो है दो नहरें निकाली गई, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। फिर इन नहरों को जो है आगे बांटा भी गया है। तो ये दोनों नहर पूर्वी और पश्चिमी गंडक नहर है। पूर्वी गंडक नहर जो है, ऐसे इसको आप लोग देखें कि ये बिहार है, मान लीजिए ये बिहार का पार्ट है। उसके बाद ये नेपाल हो गया। नेपाल से जो है गंडक नदी यहाँ प्रवेश करती है। हालांकि जस्ट अ मिनट, गंडक नदी जो है नेपाल से यहाँ प्रवेश करती है और यहाँ पर जो है बांध बनाकर पानी को रोका गया है और उसके बाद यहाँ से बैराज जो है नहरें निकाली गई है। एक नहर जो है इस ओर निकाली गई है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी गंडक नहर या पूर्वी नहर। वहीं पर जो है इस साइड से जो निकाली गई है, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी नहर या पश्चिमी गंडक नहर। तो इस तरह से चूंकि ये पूर्व की है, ये पश्चिम की ओर। अगर ये आपको ध्यान में रहेंगे तो जो पूर्व की ओर है उससे जो है बिहार को ज्यादा फायदा होगा या बिहार के जिले जो है सिंचित होंगे, और जो पश्चिम की ओर है इससे नेपाल और यूपी के जिले जो हैं सिंचित होंगे। बिहार के कुछ जिले भी इनसे सिंचित होते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से पश्चिम से नेपाल और उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं सिंचित होते हैं। अब कौन कौन से जिले सिंचित होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पूर्वी नहर से एक तो 3 जो है इसे नहर निकलती है, या 3 भागों में पूर्वी नहर को विभक्त किया गया है। इसमें तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर जो है तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर। त्रिवेणी नहर के बारे में जो है बार बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी अन्य एग्जामों में भी। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से जो है निकलती है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये रिपीट हो सकता है और खास करके जो आपको बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, और तीनों का नाम आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ये पूर्वी जो है गंडक नदी, पूर्वी गंडक नहर से निकलती है, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिमी चंपारण,
पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला जो है सिंचित होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया डायग्राम बनाकर कि पूर्वी नहर जो है ये मुख्य रूप से बिहार के जितने जिले हैं वो सिंचित होते हैं। तो इन जिलों का नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग पश्चिमी नहर। इससे जो है नेपाल से होकर निकलती है और नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया में जो है सिंचाई होती है। वहीं बिहार के जो है 2 जिले सिवान और सारण भी जो है पश्चिमी नहर से सिंचित होते हैं। तो पश्चिमी नहर से नेपाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिले सिंचित होते हैं। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है जो गंडक की पश्चिमी नहर है। तो ये आप देखिए गंडक परियोजना। अब हम लोग अगला देखते हैं कोसी परियोजना के बारे में। कोसी परियोजना जो है ये भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। एक होता है किसी नदी घाटी परियोजना और एक होता है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना या नदी बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना वैसे परियोजना को कहते हैं जिससे कि एक ही परियोजना से विभिन्न कार्य किया जाए। जैसे सिंचाई का भी काम ले लिया जाए, उसके बाद जो है बिजली भी या विद्युत का उत्पादन हो, उसके बाद पर्यटन भी हो और पर्यटन के साथ साथ जो है बाढ़ नियंत्रण भी हो। तो ये सब जब एक ही परियोजनाओं से होती है तो उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में जो है आप बहुउद्देशीय परियोजना और नदी परियोजना सिर्फ जो है इस तरह से पढ़ेंगे। जो नदी परियोजना होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सिंचाई का काम किया जाता है और विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो सबसे पुराना हो गया सोन नहर परियोजना, उसके बाद कोसी परियोजना, उसके बाद जो है गंडक परियोजना। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो हनुमान नगर बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना है, कोसी नदी पर। आगे चलते हैं। कोसी पर निर्मित इस जलाशय से पूर्वी और पश्चिमी नहर जो है का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर के अंतर्गत अररिया, सुपौल और पूर्णिया आदि जिलों में सिंचाई होती है। वहीं पश्चिमी कोसी नहर इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय आदि जिलों में सिंचाई होती है। अब जो है हम लोग कुछ जलप्रपात के बारे में जानेंगे। ये जलप्रपात जो है बिहार में है और बिहार के सबसे ऊंची जलप्रपात जो है उसको आपको जरूर याद रखना है और कौन सा जलप्रपात किस जिले में है ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। तो जलप्रपात क्या है? जब नदी की ढाल में आकस्मिक परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसको जलप्रपात कहा जाता है। ये पर्वत है और इस पर्वत पे जो है नदी तीव्र ढाल से जो है नीचे गिरती है तो उसको जो है जलप्रपात कहा जाता है।
तो जलप्रपात बिहार में काकोलत जलप्रपात है जो कि नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास में है और ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्मनासा जलप्रपात ये बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात ये सासाराम रोहतास में है। मंझर जलप्रपात ये सासाराम रोहतास में है। जियार कुंड जलप्रपात ये भोजपुर में है और तेलहर कुंड जलप्रपात ये कैमूर जिले में है। ये आपको याद रखना है। वहीं पर बिहार में हम लोग झील की बात करें तो बिहार में विभिन्न झीलें भी हैं, उनमें जो है प्रसिद्ध का आप लोग याद कर लेंगे और जितने भी हैं उसका एक नाम जो है ध्यान में रखेंगे। सबसे प्रसिद्ध है कांवर झील पक्षी विहार। इसके बारे में हालांकि यूपीएससी में भी प्रश्न पूछ चुका है और बीपीएससी में भी। कांवर झील पक्षी विहार जो है ये बेगूसराय में है और ये एक वेटलैंड भूमि भी है। ये इसको यूनेस्को ने वेटलैंड भूमि के रूप में भी दर्ज किया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये पूछा भी गया है। और कांवर झील पक्षी विहार जो है साइबेरियन पक्षी के लिए भी फेमस है। यहाँ पर जो है साइबेरियन पक्षी ठंड के दिनों में आती है। दैट मीन्स रूस से जो है यहाँ पर पक्षियाँ आती है ठंड के दिनों में, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं गोगा व्हील जो है या घोघा झील ये कटिहार में है। कुशेश्वर झील ये दरभंगा में है। ये जो है ये भी याद है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। घोर कटोरा झील ये राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुरा झील भागलपुर में है। मोती झील ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। रैयान झील ये बेतिया पश्चिमी चंपारण में है और पिपरा मन झील जो है ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। अब हम लोग नहर देख लेते हैं कुछ जो कि इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से जिले जो है उससे सिंचित होते हैं वो भी जान लेते हैं। हालांकि ऊपर भी हम ये बता चुके हैं आपको। तो त्रिवेणी नहर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस नदी पर है? गंडक नदी पर। तिरहुत गंडक पर, डोन गंडक पर। इससे सिंचित कौन कौन सा क्षेत्र होता है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। वहीं पर पूर्वी कोसी की बात करें तो पूर्वी कोसी जो है कोसी नदी पर है। अररिया, सुपौल और पूर्णिया इससे जो है सिंचित होता है। पश्चिमी कोसी इससे जो है दरभंगा, मधुबनी और सुपौल सिंचित होता है। राजपुर जो है ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी कोसी नदी पर है। राजपुर जैसे त्रिवेणी गंडक पे है उसी तरह राजपुर भी जो है कोसी पर है और सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय इससे सिंचित होता है। पूर्वी सोन जो है ये सोन नदी पर है। औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, अरवल और गया जो है इससे सिंचित होता है। वहीं पर पश्चिमी सोन की बात करें तो पश्चिमी सोन भी जो है सोन नदी पर है और इससे जो है रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर जो है ये जिले सिंचित जो हैं इससे होते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य था आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। अब इसके बाद जो है हम आपको करंट अफेयर्स आज का कुछ इम्पोर्टेंट बता देते हैं। तो आज का पहला इसमें जो है आगे एडिटोरिया में जो है कुछ और ये है गर्म जलकुंड है। तो गर्म जलकुंड के बारे में भी जान लेते हैं। खासकर सबसे जो है ज्यादा जो गर्म जलकुंड है उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। तो राजगीर में जो है पहले कौन कौन सा गर्म जलकुंड है वो जान लेते हैं। ब्रह्मकुंड है, सप्तधारा है, मखदूम कुंड है, गोमुख कुंड है, सूर्यकुंड और नानक कुंड है। इन सब में ब्रह्मकुंड जो है सबसे गर्म जलकुंड है और ये बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ब्रह्मकुंड
मुंगेर में देखेंगे लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, जन कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है, पंचतर कुंड है, सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, भीम बांध है और भरारी कुंड है। भीम बांध जो है ये पूछा जा चुका है बार बार, बीपीएससी में भी भीम बांध के बारे में पूछा जा चुका है कि ये कहाँ है, तो आपको ध्यान में रखना है। सीता कुंड भी और ऋषि कुंड में ही। आगे देखते हैं हम लोग गया के बारे में। गया में जो है अग्नि कुंड है। अब जो है हम लोग आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली कोटोनिवेरे ने फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है कि सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान हाल ही में किसको दिया है फिजी ने, तो द्रौपदी मुर्मू को, और उस सम्मान का क्या नाम है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये याद रखेंगे। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि इस अवसर पे जो है फिजी में जब ये फिजी दौरे पे हैं राष्ट्रपति, उन्होंने वहाँ की संसद को जो है सांसद को फिजी के संबोधन भी किया। साथ ही इन्होंने कहा कि 145 साल वर्ष पुराना जो है संबंध फिजी और भारत के साथ है, क्योंकि 145 वर्ष पूर्व जो है जब गिरमिटिया मजदूर या गिरमिटिया श्रमिक के रूप में जो है बहुत सारे लोगों को फिजी जो है ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा ले जाया गया था और वो जो है वहीं पर बस गए। खास करके बिहार और यूपी से जो है वहां पर मजदूरों को या श्रमिकों को ले जाया गया था, जो कि अभी वहां में जो है एक बहुल आबादी के रूप में यहाँ पर रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है आज का चांदीपुरा वायरस के बारे में। चांदीपुरा वायरस जो है ये हाल ही में चर्चा में है। चांदीपुरा वायरस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि 31 जुलाई तक जो है चांदीपुरा वायरस से 53 व्यक्ति चांदीपुरा वायरस से संबंधित रहे या 53 व्यक्तियों को चांदीपुरा वायरस हुआ है अभी 31 जुलाई तक। तो चांदीपुरा वायरस है क्या, तो ये एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये मस्तिष्क संबंधी जो है एक बीमारी है और ये बीमारी जो है सबसे पहले करीब 1965-66 में, एग्जैक्ट बोले तो 1966 में जो है ये महाराष्ट्र राज्य के चांदीपुरा गांव में जो है ये बीमारी सबसे पहले हुई थी और उसमें जो है बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी इस बीमारी से हुई थी। और हाल में इस तरह की घटनाएं फिर से जो है आई है और ये घटना 51 जो है गुजरात से और 2 राजस्थान से ये घटनाएं आई है, या ये वायरस जो है मिला है गुजरात में 51 बच्चों को और राजस्थान में 2 बच्चों को जो है ये वायरस मिला है। तो ये चर्चा में है, तो आपको जरूर याद रखना है कहाँ पर फैला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुर गांव में वर्ष 1966 में 15 साल तक के बच्चों की मौत होने लगी थी और तभी से जो है इस का पता चला, इस वायरस के बारे में जो है पता चला है। तो ये जो है आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट तथ्य ये याद रखना है कि ये जो है हिम केयर योजना इसको जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा
अब बंद किए जाने की बात की जा रही है। कहाँ? तो निजी अस्पताल में। तो आपको इम्पोर्टेंट तथ्य ये याद रखना है कि हिम केयर योजना जो है किस राज्य में चलाया गया है या चलाया गया था। तो ये हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था और ये जो है 1 जनवरी 2019 को जो है इस योजना का आरंभ किया गया था। लेकिन ये योजना, यहाँ पर ये भी बता दें, ये योजना जो है हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया था कि जो गरीब लोग हैं उनको, उनके परिवारों को जो है वित्तीय बाधाएं ना आ सके अस्पतालों में या स्वास्थ्य से संबंधित जो है कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई कठिनाई ना हो, इसलिए जो है ये योजना चलाई गई थी। लेकिन हाल ही में ये देखा गया कि निजी क्षेत्र के अस्पताल इस संदर्भ में जो है बहुत ही फ्रॉड कर रहा है, या इसको कहें निजी अस्पताल जो है इस योजना की शिकायत निजी अस्पतालों में बहुत ही आ रही थी। निजी अस्पताल में हर्निया के ऑपरेशन करने पर 1 लाख रुपये का बिल जो है बनाया जा रहा था, जबकि हर्निया के ऑपरेशन में 25,000 रुपये ही जो है खर्च होता था। तो अतः जो है इस योजना को अब निजी अस्पतालों में बंद करने की बात कही गई है। और इस योजना के तहत जो है प्रति परिवार 5 लाख रुपये का जो है कैशलेस उपचार होता था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये ध्यान में रखना है कि हिम केयर योजना जो है एक स्वास्थ्य से संबंधित योजना किस राज्य में द्वारा चलाया गया है या चलाया गया था। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट है ये कि गाजियाबाद में जो है देश का पहला AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। तो अगर यूपी का एग्जाम देंगे तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अन्य एग्जामों में भी इम्पोर्टेंट है। और इसका शुभारंभ जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की है। केंद्र AI तकनीक से जो है उन्नत होंगे। जो जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं ये AI तकनीक से उन्नत होंगे। तो AI केंद्र, पहला आंगनबाड़ी AI केंद्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का अर्थ होता है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रारंभ किया गया। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है, आपको बता दें कि बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पर जो है तख्तापलट हो चुका है। अब वहाँ से जो है शेख हसीना इस्तीफा देकर, जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री थी, वो अभी वर्तमान में भारत आ चुकी हैं। अब वहाँ पर जो है मोहम्मद यूनुस को जो है अंतरिम सरकार की बागडोर दी गई है। मोहम्मद यूनुस जो हैं ये बांग्लादेश के जो हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। इनको 2006 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्होंने 1883 में ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है की थी। यह बैंक गरीबी और छोटे कारोबारियों को छोटे लोन जो है देता था, जिनमें आमतौर पर बैंकों से लोन जो है नहीं मिल पाता था। तो मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की बागडोर संभाल दी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन अब जो है ये प्रारंभ हो चुका है तो आपको ध्यान में रखना है। और ये पहली बार ऐसा है कि जो कि इतने बड़े लेवल पर भारत के द्वारा जो है किसी सैन्य अभ्यास को किया जा रहा है। तो इस सैन्य अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास। और ये तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास जो है वायु सेना का सैन्य अभ्यास है और इसमें जो है 30 देश भाग ले रहे हैं।
पहले जो है कहा जा रहा था कि इसमें 50 देश भाग लेंगे, लेकिन कुछ देश जो है इसमें भाग नहीं लिए हैं। उन्होंने जो है पर्यवेक्षक के रूप में ही शामिल हुआ है। तो 18 देश जो है ये पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। और ये जो तरंग शक्ति है ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण जो है तमिलनाडु के सुलूर में शुरू हो गया है। इस अभ्यास में 30 देश जो है भाग लेंगे और ये अभ्यास जो है 14 अगस्त तक जो है चलेगा। तो ये भी याद रखेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर सहित 10 देश अपने लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास जो है करेंगे। और वहीं पर दूसरा चरण जो है 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जो है ये होगा, और ये होगा राजस्थान के जोधपुर में। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट अभ्यास था। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।